सरला को सुबह उठकर चाय पीने की आदत थी, तब जाकर उसकी नींद खुलती थी। एक रोज सरला हॉल में बैठी चाय पी रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे सरला, कहाँ है तू? अरे सुन, तुझे कुछ बताने आई हूँ। तुझे पता है कांता की बेटी पेट से है। सुबह सुबह भांग खाकर आई है क्या? ये क्या बक रही है? उसकी शादी को तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और तू ऐसी बातें कर रही है। वही तो मैं कह रही हूँ, कांता की बेटी 3 महीने पेट से है। और मुझे कैसे पता चला ये पूछ। नहीं, मुझे नहीं पूछना, तू बकवास कर रही है। उसकी शादी अभी हुई है तो बच्चे कहाँ से आएंगे? अरे छोड़, मैं ही तुझे बताती हूँ। आज जब मैं अपनी बहू को डॉक्टर के पास लेकर गई ना, तो मैंने सुना कि उसका 5वां महीना चल रहा है। अरे तूने कांता को अपनी बेटी के साथ वहाँ देखा था? सच बोल, अगर ऐसा है तो चल कांता से मजे लेकर आते हैं। अब जैसे ही सरला और विमला घर जाने लगती हैं, तभी उन्हें किचन में बर्तन गिरने की आवाज आती है और दोनों तुरंत ही किचन में दौड़कर जाती हैं और देखती हैं कि आसपास बर्तन के साथ साथ सरला की बहू भी गिरी हुई है। बहू, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है? विमला, इसके मुंह पर पानी मार। बहू, अरे ओ बहू। अरे गर्मी के कारण बेहोश हो गई होगी वो। चल उसे हॉल में सोफे पे लिटा कर आते हैं। हाँ ठीक, तू इसके पैर पकड़कर उठा, मैं हाथ पकड़ती हूँ। अब विमला और सरला रिंकी को हॉल में लेकर आती हैं और सरला डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर भी रिंकी को देखता है और डॉक्टर रिंकी को देखने के बाद कहता है कि रिंकी माँ बनने वाली है। यही सुन सरला की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। अरे सरला, बधाई हो बधाई। देख, कुछ देर पहले हम कांता के मजे लेने जा रहे थे, लेकिन यहाँ तो तेरे ही मजे हो गए। अरे विमला, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं दादी बनने वाली हूँ। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है ये सुनकर कि मेरे साथ साथ तू भी दादी बन जाएगी। लेकिन तुझे अपनी बहू पर ध्यान देना होगा। हाँ हाँ, मुझे पता है। और बहू, तुझे अब अपने खाने पीने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब तू एक जिस्म 2 जान है, तो अपने साथ साथ बच्चे की खुराकी का ध्यान भी रखा कर। तुझे ही रखना होगा उसका ध्यान। जी माँ जी, मैं खाने पीने का ध्यान दूंगी, लेकिन अभी मुझसे और कोई काम नहीं होगा, मुझे थोड़ा सोना है। हाँ हाँ बहू, तू जा आराम कर, मैं कर लूंगी घर के सारे काम। सरला अब घर के कामों में लग जाती है, लेकिन अपनी बहू को खाने के लिए खाना भी उसके ही कमरे में दे आती है और रिंकी भी अब आराम से खाना खाती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा होता है और रिंकी तो घर के काम करती है, लेकिन खाना पूरा खाया करती थी। अब देर शाम सरला किचन में काम कर रही होती है, तभी अपने पेट पर हाथ डाले हुए रिंकी का किचन में आना होता है। माँ जी, आज मुझे छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, बहुत मन है। अगर आपने मेरे पसंद की चीज नहीं बनाई तो आपके आने वाले पोता पोती के लार टपकेंगे। अरे मेरी माँ, बना देती हूँ, लेकिन ये तीसरा दिन है जब तुझे तला हुआ पकवान खाना है। माँ जी, मुझे लगता है आप शायद भूल रही हैं, ये चाहे मेरी नहीं हो, आपके पोते की हो। और आप तो जानती हैं मुझे ये सब पसंद भी नहीं है, लेकिन जब से प्रेगनेंसी का पता चला है मुझे भी भूख ज्यादा लगने लगी है। अरे बहू, इस वक्त तू अकेली नहीं है, एक तू और एक तेरा बच्चा, दोनों को ही भूख ज्यादा लगेगी। लेकिन कोई बात नहीं, तुझे जो भी मन करता है वो खा ले, वो मैं तुझे बनाकर दे दिया करूँगी। अभी तो छोले भटूरे ही खाने का मन है। और हाँ माँ जी, हरी चटनी और प्याज भी लेते आना। ठीक है, मैं अजय से कहकर मंगवा देती हूँ, क्योंकि छोले बनाने के लिए पहले छोले को भिगोना पड़ता है और वो मैंने भिगोए ही नहीं है। हाँ हाँ माँ जी, फिर उन्हें कहना गुप्ता के छोले भटूरे ले आए, मैं अपने कमरे में ही आराम करने पहुँचती हूँ। हाँ जा, तू आराम कर और सुबह सुबह तू जूस पिया कर, वरना तो मुझे लगता नहीं तू ये सब खाकर बच्चे को हेल्दी रहने देगी। अब सरला अपने बेटे से छोले भटूरे लाने को कहती है और अजय भी सबके लिए बाहर से छोले भटूरे लेकर आता है। अब सरला सबके लिए टेबल पर खाना लगाती है और किचन से प्लेट, चम्मच, कटोरी सब लाकर रख देती है और हॉल में किसी काम से जाती है। इधर छोले भटूरों की खुशबू रिंकी के नाक में जाती है। वो अपने कमरे से टेबल पर आती है और भूखों की तरह छोले भटूरों पर टूट पड़ती है। आहा हा हा, क्या स्वाद है। और ये हरी चटनी तो 1 नंबर की है, खाकर तो मजा ही आ गया। अरे क्या बात है रिंकू, लगता है तुम्हें भूख कुछ ज्यादा ही लगती है। हमारे लिए भी नहीं रुकी तुम? अरे सच में मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी, तभी तो मैंने जल्दी जल्दी खाया है। लेकिन क्या यहाँ आप लोगों का हिस्सा भी था?
लेकिन मैंने तो सारे छोले भटूरे खा लिए। क्या बहू, 10 से भी ज्यादा भटूरे थे और उससे भी ज्यादा छोले थे। तू सच में सब खा गई? माँ जी सच में भूख तेज लगी थी और मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई। अब सरला ये देखकर अपना सर पीट लेती है कि उसकी बहू को आखिर हो क्या गया है। अगर वो इतना खाने लगी तो कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए। लेकिन वो अब अपने और अपने बेटे अजय के लिए खाना बनाती है और फिर दोनों माँ बेटे उसे खाकर सो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह सुबह फिर से रिंकी अपनी सास से कहती है, माँ जी आज मुझे समोसे खाने का मन है, लेकिन आपने तो दलिया बनाया है। हाँ, तुझे दलिया, दूध, छाछ, फल, जूस ये सब ही खाना चाहिए। मैंने तुझे इतने दिन तले हुए चीजें खिला दी ना, बस बहुत हुआ। लेकिन माँ जी आप समझ नहीं रही हैं, ये मैं मांग थोड़ी ही रही हूँ, ये तो आपके पोता पोती खाना चाहते हैं। बहू, बच्चे के लिए तली हुई चीजें सिर्फ नुकसान देंगी और सरला तेरा ध्यान रख रही है तो तू भी उसका कहा मान। लेकिन विमला काकी मेरी भूख का क्या, जितना भी खा ले थोड़े समय बाद दोबारा भूख लग जाती है। बहू, तो ये भी तो तेरी सेहत के लिए सही नहीं है ना। और तू अपना शरीर तो देख, पहले से कितनी मोटी हो गई है। अरे विमला, अब तू ही इसे समझा, ये कुछ समझ ही नहीं रही है। इसे तो मैं समझा समझा कर थक गई हूँ कि बच्चे के साथ तेरे लिए भी ये सही नहीं है। उस वक्त तो रिंकी को अपनी सास और पड़ोसन दोनों की बातों का मान रखना था तो वो दलिया खा लेती है, लेकिन उसका पेट अभी भी नहीं भरता है। लेकिन जब देर शाम सरला घर पर नहीं होती है तो रिंकी बाहर से अपने पसंद की चीजें मंगवाकर खा रही होती है। तभी उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो दर्द से कर्रा रही होती है। ये मेरे पेट में अचानक से दर्द क्यों होने लगा? लगता है बच्चे के आने का समय हो गया है और माँ जी भी मुझे घर पे अकेला छोड़ के चली गई हैं। अरे बहू, क्या हुआ? क्यों मछली की तरह बिन पानी तड़प रही है? और ये खाना कहाँ से आया? तुझे कितनी बार कहा है बाहर का खाना खाकर तू खुद को बीमार कर लेगी, लेकिन साथ में तू अपने बच्चे को भी बीमार कर लेगी। अरे माँ जी, लगता है इस घर का चिराग आने का समय हो गया है, जल्दी से मुझे हॉस्पिटल ले चलो। अरे तूने तो मेरे पोते का नाम चुरा लिया। मैंने अपने पोते का नाम चिराग रखा है, अब तू भी अपने पोते का नाम चिराग रखने वाली है। अरे चुप करो विमला आंटी, जाओ बाहर ऑटो या गाड़ी लेके आओ, मुझे हॉस्पिटल जाना है। अब जल्दी में विमला और सरला रिंकी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ कुछ ही घंटों बाद रिंकी एक लड़की को जन्म देती है, जिसे देखकर सरला बहुत खुश होती है। लेकिन सरला जब अपनी गोद में अपनी पोती को लिए खुश हो रही होती है, तभी रिंकी अपनी सास को देखकर कहती है, माँ जी भूख लगी है, अब तो समोसे खिला दो। हे प्रभु, सरला तेरी बहू तो एक नंबर की भुक्कड़ हो चुकी है, खिला दे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि भूख से ही मर जाए। रिंकी की ज्यादा खाने की आदत अब लग चुकी थी और रिंकी भी पहले से ज्यादा मोटी हो चुकी थी, लेकिन उसकी खाने वाली आदत नहीं जाती है। जैस्मीन सुबह सुबह अपने कमरे में लाउड म्यूजिक बजाकर वर्कआउट कर रही थी। तभी उसका पति संजय कमरे में आता है और म्यूजिक बंद करके उससे कहता है, तुम वर्कआउट करते टाइम बहरी क्यों हो जाती हो? कब से आवाज दे रहा हूँ मैं तुम्हें, लेकिन तुम हो कि कुछ सुन ही नहीं रही हो। स्वीट हार्ट, आप ही बताओ, जब इतना लाउड म्यूजिक बजेगा तो मुझे कैसे सुनाई देगा? वैसे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए अपने गांव से? आप तो कुछ दिन रहने के लिए गए थे ना? हाँ गया तो था, लेकिन जब वहाँ रहने की वजह नहीं बची तो वापस आ गया। आप ये क्या बोल रहे हैं? एक तो मेरी एक्सरसाइज बीच में रोक दी, ऊपर से पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। साफ साफ बोलिए, क्या है? माँ जी ठीक है? हाँ माँ ठीक है, तुम एक काम करो, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या? बताइए ना। बताना नहीं है, दिखाना है। तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ बस, और हाँ साड़ी पहनकर आना प्लीज। संजय इतना कहकर कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जैस्मीन साड़ी पहनकर तैयार होकर कमरे से नीचे आती है और हॉल में अपनी सास सुरीली को बैठा देखकर हैरान हो जाती है और अपने पति से कहती है, माँ जी को आप कब लाए? और आपने मुझे लाने से पहले बताया भी नहीं कि आप माँ जी को लेकर आ रहे हैं। इसमें बताने वाली कौन सी बात है? मैं अपनी माँ को लेकर आया हूँ और वो अपने बहू बेटे के घर आई है। लेकिन तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें माँ को देखकर खुशी नहीं हुई क्या? अब इनको कैसे बोलूं कि हाँ मुझे नहीं हुई खुशी अपनी गांव की गंवार सास को देखकर। जब भी आती है उतने दिन मेरा जीना हराम कर देती है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं माँ जी को देखकर बहुत खुश हूँ। अच्छा तो आप यही दिखाना चाहते थे?
वैसे माँ जी इस बार कितने दिनों के लिए रहने आई हैं? हाँ, मैं यही दिखाना चाहता था। और हाँ, माँ अब दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए ही आ गई हैं हमारे साथ रहने के लिए। तुम्हें ही शिकायत रहती थी ना कि माँ ज्यादा दिन के लिए हमारे साथ नहीं रहती, तो लो वो भी शिकायत दूर हो गई। क्या हमेशा के लिए? मतलब मुझे अब इस गांव की गंवार सास के साथ पूरी जिंदगी रहना पड़ेगा। हाँ तो तुम्हें क्या हो गया? मेरी सहेली अगर इस गांव की गंवार सास को देखेंगी तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप एक काम करिए, माँ जी को कमरे में ले जाइए, थोड़ा आराम कर लेंगी, सफर से थक गई होंगी। कुछ समय बाद संजय अपनी माँ को लेकर कमरे में चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन अपनी सास सुरीली की हमेशा उसके साथ रहने वाली बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। ऐसे ही समय निकलता है। तभी एक रोज जैस्मिन अपनी सास के कमरे में आती है और उसे जीन्स पैंट और शर्ट पहना हुआ देखकर सुरीली उससे कहती है, बहू, लगता है तू कहीं जा रही है और जल्दी जाने के चक्कर में तूने संजय के कपड़े पहन लिए, पैंट और बू शर्ट। माँ जी आप ये क्या बोल रही हैं? मैंने अपने कपड़े पहने हैं। और ये बू शर्ट क्या होता है? माँ जी उसे शर्ट बोलते हैं। लेकिन बहू, हमारे गांव में इसको बू शर्ट ही बोलते हैं। लेकिन माँ जी ये गाँव नहीं शहर है, और अगर आपको यहाँ रहना है तो यहाँ की भाषा भी सीख लेनी चाहिए। और मैं अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट जा रही हूँ, अगर आपको कुछ मंगवाना है तो बता दीजिए। नहीं बहू, मंगाना तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं तेरे ही साथ चलूं बाजार, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। तुझे तो यहाँ का सारा रास्ता पता होगा। हे भगवान, इस गांव की सास को अपने साथ बाहर ले जाना, यानी लोगों के सामने अपने इंसल्ट करवाना। जो शर्ट को बू शर्ट बोल रही है, मार्केट को बाजार बोल रही है, वो आगे क्या क्या करेगी? ना बाबा ना। माँ जी आप क्या करेंगी? जाकर थक जाएंगी, और पहले आप यहाँ की बोली बोलना सीख लीजिए, उसके बाद मेरे साथ चलिए। जैस्मिन इतना कहकर अपनी सास सुरीली को गांव की होने के चलते पूरे घर में अकेली छोड़कर चली जाती है। देखते देखते शाम होती है, लेकिन जैस्मिन मार्केट से लौटकर नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ सुरीली को बहुत जोरों की भूख लगती है और वो खाना ढूंढने के लिए किचन में जाती है, जहां उसे खाने को कुछ नहीं मिलता और वो परेशान होकर अपने आप से कहती है, बहू सुबह की गई हुई अभी तक घर नहीं आई, मुझे भूख लगी है, अब क्या करूं? अरे हाँ, खाने को नहीं है तो क्या हुआ, बना सकती हूँ। एक काम करती हूँ, रात का खाना मैं खुद ही बना लेती हूँ, बहू को भी आराम हो जाएगा। सुरीली इतना कहकर गैस के नजदीक जाती है और माचिस की तिल्ली लगाकर उसे जलाने की कोशिश करती है। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब गैस उससे नहीं जलती तो वो निराश होकर किचन से बाहर आती है। तभी जैस्मिन अपने हाथों में बहुत सारे पैकेट लिए अपनी फ्रेंड नीरू के साथ में घर में आती है, जिसे देखकर सुरीली उसके पास जाकर कहती है, बहू तू कहाँ चली गई थी? मैं सुबह से तेरा इंतजार कर रही हूँ और तू अंधेरा होने के बाद आई है। बहू, इस तरह से बहू बेटियों का अंधेरा होने के बाद घूमना हमारे गांव में अच्छा नहीं माना जाता। ये बुढ़िया क्या बोल रही है? जैस्मिन, ये गांव की औरत तेरी सास है क्या? हाँ वो मैं। हाँ हम ही है तुम्हारी सखी की गांव की सास। बोल का दिक्कत है तुम्हें? और बहू, तुम एक भी सामान घर में ठीक से नहीं रखी हो, सब खराब पड़ा है। बताओ, गैस भी खराब पड़ा है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि खराब गैस में तुम खाना कैसे बना लेती हो। जैस्मिन, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये तेरी सास है। सही है तुम दोनों की जोड़ी, गांव की सास शहर की बहू। अच्छा है, तुझे ऐसी ही सास मिलनी चाहिए। और आंटी जी, वो गैस खराब नहीं है, बल्कि वो बिजली से चलने वाली गैस है। जैसे बिजली से लाइट जलती है और पंखा चलता है ना, बिल्कुल वैसी है। चल ठीक है, तू अपनी इस गांव की सास को संभाल, मैं चलती हूँ अपने घर। नीरू इतना कहकर हंसते हुए अपने घर चली जाती है और उसे अपने ऊपर हंसता देखकर जैस्मिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यूं ही समय निकलता है। समय के साथ जैस्मिन अपनी सास को शहर के तौर तरीके सिखाने और समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सुरीली पर अपनी बहू की बातों का कोई असर नहीं होता। तभी एक रोज जैस्मिन की पड़ोसन मीना हाथों में कटोरी लिए उसके घर आती है और सुरीली को गंदे कपड़ों में जमीन पर बैठकर खाना खाते देखकर हंसते हुए उससे कहती है, तुम कौन हो? तुमने कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं? जैस्मिन बहू ने नई नौकरानी रखी है क्या? लेकिन तुम्हारे कपड़े से तो तुम इस घर की नौकरानी भी नहीं लग रही हो। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि भिखारन हो तुम। तुम कौन हो जो मेरे घर में आकर मुझे ही नौकरानी और भिखारन बना रही हो? बल्कि मुझे तो लग रहा है वो सब तुम ही हो, तभी कटोरा लेकर आई हो।
अपनी पड़ोसन मीना की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी जैस्मिन सुन रही थी, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पास जाकर कहती है, आंटी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सास की इंसल्ट करने की? वो कोई नौकरानी या भिखारन नहीं बल्कि मेरी सास है, समझी आप? ये तेरी सास है? माफ करना बहू, लेकिन शक्ल, कपड़े और तरीकों से तो ये भिखारन ही लग रही है। आंटी जी ये गांव से आई हैं, इसलिए इनको यहाँ का तौर तरीका सीखने में टाइम लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्हें कुछ भी कहेंगी। और वैसे भी ये जो कर रही हैं, जैसे भी हैं, अपने घर में हैं, आप बोलने वाली होती कौन है? आगे से मेरी सास के बारे में कुछ कहने से पहले सोच लीजिएगा। जैस्मिन की बात सुनकर सुरीली को अपनी गलती का एहसास होता है और उसके लाख समझाने के बाद भी उसने उसकी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से आज उसके साथ साथ उसकी बहू के भी बहुत इंसल्ट हुई। कुछ समय बाद मीना वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुरीली अपनी बहू जैस्मिन से कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बातें नहीं सुनी, ना ही समझने की कोशिश करी। मुझे लगा कि तू भी सभी लोगों की तरह मुझे गांव के समझकर मेरी कदर नहीं करती है, लेकिन मैं गलत थी, मुझसे भूल हो गई। लेकिन अब तू जो कहेगी मैं वो करूँगी। नहीं माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप कभी इस माहौल में रही ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा? कुछ गलती मेरी भी है। मैंने आपको हमेशा गुस्से में ही समझाने की कोशिश करी, मैंने भी आपको समझने की कोशिश नहीं की, पर आगे से मैं सभी बातों का ध्यान रखूंगी। इस तरह से गांव की सास और शहर की बहू दोनों को ही अपनी अपनी कमियों का एहसास होता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी बातों के लिए माफी मांगकर एक दूसरे के तौर तरीके को समझते हुए, सीखते हुए एक दूसरे के साथ प्यार और खुशी के साथ रहती हैं। प्रीति की माँ उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि सुंदर होने के बाद भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। कई रिश्ते तो हाँ करने के बाद भी शादी के लिए मना कर दे रहे थे। कुछ दिनों बाद अनीता को अपनी बेटी की शादी के लिए एक बहुत ही अच्छे घर का लड़का मिल जाता है। कहीं ये रिश्ता भी हाथ से ना चला जाए, इस डर से अनीता जल्दी जल्दी शादी करवाने की सोचती है और देख दिखाई के 2 दिन बाद की ही शादी तय कर देती है। प्रीति को हल्दी के लिए उसकी सास रमा अपने बेटे की हल्दी लेकर आती है और जैसे ही प्रीति को हल्दी लगाने जा रही होती है तभी उसमें छिपकली गिर जाती है। ये देखकर रमा बोलती है, हे भगवान, ये कैसा अपशगुन है? शादी की हल्दी में छिपकली का गिर जाना, भगवान जाने कौन सी मुसीबत आने वाली है। बहन जी, आप बस मेरी होने वाली बहू की जल्दी से नजर उतार दो, मैं अपने बेटे की नजर उतार दूंगी। बुरी बला होगी तो जल्दी से जल्दी टल जाएगी, है ना बहन जी? सही बोल रही हूँ ना? हाँ, अब बात तो बिल्कुल सही बोल रही हो। मैं प्रीति की नजर बाद में उतार दूंगी, लेकिन उससे पहले उसकी हल्दी तो हो जाए। अरे ये कैसी बातें कर रही हो आप? शादी की हल्दी में छिपकली गिर गई और वही हल्दी मैं अपनी होने वाली बहू पर लगाने दूं? नहीं नहीं, ये रहने दो, मैं वापस घर जाकर दूसरी हल्दी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये हल्दी है तो ऊपर से साफ कर देंगे, और अगर आपको ये भी ठीक ना लगे तो हमारे घर में और भी हल्दी है, उसमें बेसन मिलाकर लगा देते हैं, निखार भी आ जाएगा मेरी बेटी के चेहरे पर। बहन जी, मेरी बहू को निखार की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ही इतनी गोरी है, हल्दी बेसन इसे क्या ही निखार देंगे। और हमारे लड़के की उतारी हुई हल्दी लड़की को लगाई जाती है, मैं ले आऊंगी थोड़ी देर में। हाँ माँ जी, माँ तो बोल रही हैं वो आएंगी, फिर आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? आप परेशान मत हो। परेशान कैसे न रहूं? अब तक इतने रिश्ते जो टूट चुके हैं, ऊपर से ये अब शगुन भी हो गया। अगर ये रिश्ता भी कहीं टूट गया तो? हे भगवान, मेरी गोरी बेटी की काली किस्मत की वजह से और उसके इतने सुंदर होने के बाद भी वो अब तक कुंवारी है। भगवान, इसकी शादी हो जाए बस अच्छे से, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेटी की माँ है ना अनीता जी, इसीलिए परेशान तो रहना ही है। जब तक मेरी बहू मेरे घर नहीं आएगी तब तक ये परेशानी इन्हें सताती ही रहेगी। क्यों अनीता जी, सही बोल रही हूँ ना मैं? आपको यही चिंता है ना? जी हाँ, परेशानी तो यही है, बस बेटी खुशी खुशी विदा हो जाए, मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। अनीता की परेशानी तो बनी ही रहती है, लेकिन कई परेशानी के बाद आखिरकार उसकी बेटी की शादी हो ही जाती है और वो खुशी खुशी विदा भी हो जाती है। प्रीति का उसके ससुराल में स्वागत किया जाता है। सब लोग बहुत खुश थे कि तभी प्रीति के पति
ओम को उसके ऑफिस से कॉल आता है और वो बात करने लगता है। थोड़ी देर बाद ओम बात करके वापस अपनी माँ और प्रीति के पास आकर उनसे बोलता है, माँ मुझे अभी जाना होगा, मेरे सर का कॉल आया था। मुंबई वाले ऑफिस में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मुझे कुछ 3-4 महीने वहाँ ही रहना पड़ेगा और 1.5 घंटे बाद की ही फ्लाइट है। हाँ तो कोई बात नहीं, मुंबई जा रहा है तो प्रीति को भी लेकर चले जा। अब ये यहाँ अकेले कैसे रहेगी, तेरे साथ ये भी चली जाएगी तो तुझे खाने पीने में भी मदद मिल जाएगी और ये भी घूम लेगी थोड़ा। नहीं माँ, काम अभी ज्यादा जरूरी है। मैं अगर प्रीति को लेकर गया तो मैं तो पूरा दिन ऑफिस में ही रहूंगा, लेकिन प्रीति घर पर अकेली क्या करेगी। इससे अच्छा है यहाँ आपके साथ ही रहे, यही ठीक रहेगा उसके लिए। ये कैसी किस्मत लेकर आई है बहू, आए हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ कि मेरा बेटा दूसरे शहर जा रहा है। आज तक मैं अपने बेटे के बिना एक दिन भी नहीं रही, अब पता नहीं कितने महीने रहना पड़ेगा। माँ आप क्यों उसे बोल रही हो, वो तो अभी अभी आई और मेरे ऑफिस की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। इसमें उसकी क्या गलती है, आप उसे कुछ मत बोलो। और हाँ, मैं जितना जल्दी हो सकता है आ जाऊंगा। मैं आपका सामान पैक कर देती हूँ और रास्ते में कुछ खाने के लिए भी रख देती हूँ। वहाँ जाकर कॉल कर देना, ठीक है? और आप माँ जी की फिक्र मत करना, मैं हूँ यहाँ उनका ध्यान रखने के लिए। आप काम खत्म करके आना। कुछ देर में ओम अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। ओम के जाने के बाद रमा भी बड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से अभी उसके बेटे का घर बसा ही था और उसे जाना पड़ गया। धीरे धीरे कुछ दिन निकल जाते हैं। प्रीति घर को काफी अच्छे से संभाल लेती है। कुछ दिनों बाद रमा की पड़ोसन कांता आती है और रमा से बोलती है, अरे रमा, तुझे बहुत इंतजार था ना मोहल्ले में होने वाली प्रतियोगिता का। तो अब इस बार की प्रतियोगिता का दिन फिक्स हो गया है। अगले महीने की 6 तारीख को है प्रतियोगिता। और इस बार प्रतियोगिता में इनाम क्या रखा है? और हाँ, इस बार किस चीज की प्रतियोगिता है? अब तो तू ये समझ कि ये प्रतियोगिता और इनाम जैसे तुझे और तेरी बहू को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है। अच्छा, ऐसा क्या इनाम और प्रतियोगिता रख दी इन मोहल्लों वालों ने? इस बार ब्यूटी कॉन्टेस्ट है और तेरी बहू तो है ही इतनी सुंदर और गोरी चिट्टी, और इनाम में भी असली सोने की चैन है। अब तो वो पक्का तेरे घर ही आने वाली है। मोहल्ले की और औरतों ने भी तैयारी शुरू कर दी है, तो तू अपनी बहू की तैयारी शुरू करवा दे। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, पक्का इनाम तेरे ही घर आएगा फिर। कांता की बात सुनकर रमा खुश हो जाती है और अपनी बहू के पास जाकर बोलती है, बहू, इस बार मोहल्ले में ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, तो तू तो वैसे भी इतनी सुंदर गोरी सी है, तो तू अभी से तू हल्दी चंदन का लेप लगाना शुरू कर दे। मैंने तेरा नाम लिखवा दिया है, इनाम लेकर आइयो तू। माँ जी, कम से कम मुझे बता तो देते, आपने मेरा नाम प्रतियोगिता में लिखवा दिया है। बहू, बताना क्या है, जो मैं चाहती हूँ तू वही करना। मेरा तो मानो जैसे ये सपना था कि मोहल्ले की प्रतियोगिता में मेरी बहू भी भाग ले, और अब तो मेरी बहू आ गई है, तो तैयारी कर। ठीक है माँ जी, आपको अगर मेरे प्रतियोगिता में भाग लेकर जीतने से ही खुशी मिलेगी तो मैं इसमें भाग लूंगी और जीतूंगी भी, लेकिन इसके लिए सामान भी तो होना चाहिए ना। सामान ले आओ ना माँ जी आप। ठीक है, मैं अभी जाकर मेकअप का सारा सामान लेकर आती हूँ, वरना मोहल्ले की औरतें तो दुकान पर कुछ भी ना रहने दे। तू अपनी सारी अच्छी वाली साड़ी भी एक तरफ कर दियो, उनमें से कुछ पहनना है तुझे। रमा प्रतियोगिता के लिए बहुत ज्यादा खुश होती है और अपनी बहू को सुंदर दिखाने के लिए ना जाने कौन कौन से लेप लगाने लगती है। धीरे धीरे प्रतियोगिता का दिन नजदीक आ जाता है। प्रतियोगिता से एक दिन पहले ही रमा अपनी बहू के चेहरे पर हल्दी चंदन का फेस पैक लगा देती है। प्रीति जैसे ही फेस पैक को हटाती है, उसके चेहरे पर लाल लाल धब्बे हो जाते हैं और वो रमा के पास जाकर बोलती है, माँ जी ये क्या हो गया? आपने क्या लगा दिया था मेरे चेहरे पर? लाल लाल धब्बे हो गए हैं। ऐसे तो मैं प्रतियोगिता में हार जाऊंगी ना। ना जाने कौन सी काली किस्मत लिखवा कर आई है तू। इतने दिनों से तो सब ठीक था, प्रतियोगिता से एक दिन पहले ही ये सब होना था। लगता है मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। माँ जी, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो वही कर रही थी ना जो आपने बोला था। गलती तो तेरी काली किस्मत की है। जितनी तू चमकती है ना, अगर उतनी ही तेरी किस्मत चमक जाती तो कितना अच्छा होता। अब क्या मुंह दिखाऊंगी मैं सबको। रमा बहुत ही उदास हो जाती है। अगले दिन प्रीति प्रतियोगिता के पहले ही राउंड में बाहर हो जाती है। रमा अब तो प्रीति की काली किस्मत को ही कोसने लगती है।
और रोज रोज प्रीति को ताने देती रहती है। ऐसे ही दिन निकलते रहते हैं। कई दिनों बाद ओम वापस घर आता है। अपनी माँ और प्रीति को मिठाई खिलाकर बोलता है, माँ, मैं अपनी शादी के दिन ही मुंबई चला गया था और वहाँ का सारा काम अच्छे से संभाल लिया, इसलिए मुझे कंपनी की तरफ से फ्लैट और कार ऑफर हुई है। अब हम फ्लैट में रहने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने। बधाई हो बहुत आपको, इतनी बड़ी खुशी मिली है आपको। सच में ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ऐसा लग रहा है इतने दिनों बाद कोई खुशखबरी सुनी है, वरना इस गोरी बहू की काली किस्मत की वजह से तो कुछ अच्छा सुनने को मिल ही नहीं रहा था। माँ, अब प्रीति को क्यों बोल रही हो? उस बेचारी ने तो कुछ बोला भी नहीं। और आप खुद ही बताओ, अगर मैं उस दिन नहीं जाता या प्रीति मुझे जाने से मना कर देती तो आज मुझे फ्लैट और कार मिलती नहीं ना। हाँ, बात तो तू ठीक बोल रहा है, लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बेटे ने और उसके परिवार ने दोनों ने तरक्की कर ली है। और अपनी बहू को कोसना बंद करो अब। ओम की बात सुनने के बाद रमा को भी थोड़ी खुशी होती है और वो अब प्रीति को उसकी काली किस्मत का ताना देना बंद कर देती है। कुछ दिनों बाद वो तीनों फ्लैट में रहने चले जाती हैं और धीरे धीरे सब ठीक हो ही जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।